एक अद्भुत न्याय कथा आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसी पौराणिक और प्राचीन कथा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि बुद्धिमत्ता का अपना स्थान होता है। मित्रों, ये प्राचीन कथा एक प्राचीन नगर की है जहाँ के राजा के पुत्र जिसका नाम प्रताप होता है और उसके मंत्री का पुत्र जिसका नाम विक्रम होता है और उसके नगर का जो कोतवाल होता है उसके पुत्र का नाम आनंद होता है। ये तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते हैं। इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि एक दूसरे के बिना जैसे लोग कहते ना हैं देहात में कि भोजन नहीं पचता, तो बिल्कुल वही स्थिति इनकी थी। एक दूसरे के साथ ही रहना, एक दूसरे के साथ ही खाना पीना और नगर भ्रमण करना, जो कुछ भी करना था साथ में ही रहते थे। तो समय ज़्यादा होता था। भाई राजकुमारों के पास क्या काम था, तो शतरंज खेला करते थे। तो तीनों साथ में बैठ कर के शतरंज खेल रहे थे। तो इसी बीच उस शतरंज में जो मोहरे होते हैं, हाथी घोड़ा पैदल सैनिक जो कुछ होते हैं, उनमें से एक मोहरा गायब हो गया। अब तीनों जो मित्र हैं वह एक दूसरे के पास पूछने लगे। तो तीनों में से सबने कहा कि मेरे पास नहीं है। जब किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है नीचे गिर गया हो या कहीं इधर उधर हो गया हो। तो पूरे उस कक्ष की तलाशी ली गई। हर एक वस्तु को उलट पलट करके देखा गया, हर कोना देखा गया, हर वो अंधेरा हिस्सा जो उसका था उसको देखा गया, लेकिन वो शतरंज का मोहरा कहीं नहीं मिला। अब एक कमरे में तीन ही व्यक्ति हों, तीनों ही मित्र हों और तीनों में से किसी ने भी लिया ना हो, तो वो मोहरा चला कहाँ गया, जबकि पूरे कमरे की तलाशी हो चुकी है और प्रत्येक मित्र कह रहा है कि मैं भी तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। अब मित्रता में तलाशी तो ली नहीं जा सकती, क्योंकि मित्रता विश्वास का ही दूसरा नाम होती है और जिस दिन विश्वास टूट गया उसके बाद फिर मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता है। तो स्वाभाविक था कि तलाशी नहीं ली जाएगी। जब ऐसी स्थिति को कुछ घंटे गुजर गए तो तीनों ने मिलकर के विचार किया कि ऐसा न किया जाए कि आनंद के पिता जो कि नगर के कोतवाल हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनको अपनी समस्या बताएंगे और जब उनको समस्या बताएंगे तो वो निदान कर देंगे। जहाँ भी वो मोहरा होगा उसको ढूंढ करके हमें प्रदान कर दिया जाएगा। तीनों एक स्वर में सहमति दर्ज कराते हैं और उठकर चल देते हैं कोतवाल साहब के पास। जब कोतवाल साहब के पास पहुंचते हैं तो तीनों ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनसे कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, हम शतरंज खेल रहे थे और शतरंज खेलते खेलते हमारा एक मोहरा गायब हो गया और हम तीन ही लोग थे, चौथा कोई वहाँ पहुँचा भी नहीं। मैंने पूरा कक्ष भी खंगाला लेकिन कहीं मिला भी नहीं। जब ऐसी स्थिति कोतवाल साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा मामला तो बड़ा ही गंभीर है। मन में विचार किया, उनसे नहीं कहा। और देखिए हमारे पास अन्य भी कई काम हैं, हाँ, और तुम लोग ऐसा करो कि मंत्री जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा निराकरण कर देंगे। अब वो तीनों मित्र मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री कौन है? जो विक्रम का पिता है। तो विक्रम के पिता के पास पहुंचते हैं मंत्री जी के पास और मंत्री जी को फिर से एक बार पूरी घटना का वृत्तांत बताते हैं। मंत्री जी उनकी घटना को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो घटना है ये बहुत ही पेचीदापूर्ण है। ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि तीनों मित्र हैं, चौथा कोई गया नहीं है।
इससे यह तो स्पष्ट होता है कि तीनों में से किसी ने लिया जरूर है। अब किसने लिया है यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्री भाई थोड़ा अलग स्वभाव के होते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि राजा उनसे नाराज़ हो जाए, तो वो सोच रहे थे क्योंकि इसमें राजकुमार भी आता है, ऐसा तो नहीं उसने ही गड़बड़ी कर दी हो। मन में वो विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए राजा साहब के पास आप जाइए। देखिए राजा साहब बहुत ही योग्य हैं, उनके सामने जो भी न्याय प्रक्रिया के लिए व्यक्ति जाता है वह उसको न्याय अवश्य देते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजा साहब आपको पूर्ण न्याय देंगे, और जहाँ भी होगा उसको खोज करके आपके सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। जब ये स्थिति तीनों के सामने बनती है और मंत्री जी स्वयं को निर्णय करने में असमर्थ दर्शाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी अन्य काम हैं और उनको भी करना है, इसलिए आप राजा साहब के पास चले जाइए। तीनों राजा साहब के पास जाते हैं। राजा साहब अर्थात आनंद के पिता, क्षमा करें प्रताप के पिता, प्रताप के पिता राजा साहब के पास तीनों पहुंचते हैं। तो तीनों की को देखकर राजा साहब पूछते हैं क्या समस्या है। तब तीनों ही बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम शतरंज खेल रहे थे, 3 ही लोग थे वहाँ पर, और खेलते खेलते शतरंज का एक मोहरा गायब हो गया, और वह हम तीनों में से किसी के पास है भी नहीं, क्योंकि तीनों लोग यही बता रहे हैं कि हमारे पास है नहीं, और पूरा जो कक्ष था उसको भी छान मारा है हमने, वहाँ पर ढूंढा है, वहाँ तो वो मिला नहीं है, तो फिर वो गया कहाँ मोहरा। राजा साहब ने इसको बहुत ही हल्के में लिया और कहा तुम लोगों की ये बेवकूफ़ी भरी बातों पर हम अपना समय नष्ट नहीं कर पाएंगे, और जाइए अपने आप ढूंढिए जा कर के जहाँ कहीं भी हो। लेकिन तीनों ने जिद की। जब जिद की तो राजा साहब ने कहा अच्छा अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो ऐसा किया जाए, तुम न्यायाधीश जी के पास चले जाओ और न्यायाधीश जी न्याय कर देंगे, उनको बताना पूरी स्थिति और वो न्याय करेंगे। मेरे पास अन्य भी बहुत सारे काम हैं, मैं उनको निपटाऊंगा। राजा साहब ने जब न्यायाधीश के पास मुकदमा पहुंचा दिया तो तीनों ही पहुंचे न्यायाधीश के पास। अब न्यायाधीश जी घर पर थे अपने, और उन्हें राजा साहब का हरकारा जाकर के बता चुका था कि ये निर्णय आपको सुनाना है। राजकुमार मंत्री जी के पुत्र और कोतवाल के पुत्र में जो मोहरा ये गायब हुआ है शतरंज का, उसको ढूंढवाना है, उसको पता लगाना है किसके पास है, कहाँ गया, क्या है। अब न्यायाधीश जी अत्यंत ही चिंतित नजर आने लगे, क्योंकि राजा साहब ने ये केस ट्रांसफ़र किया है, और इस केस में यदि चूक हो गई तब तो राजा साहब तो नौकरी से बाहर कर देंगे। अब न्यायाधीश साहब बहुत ही बेचैन हैं, और वह घर में एकदम मौन स्थिति में बैठे हैं, विचारणीय मुद्रा में। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम लता होता है, उनकी पुत्री आती है और लता कहती है कि पिताजी आप इतना बेचैन क्यों हैं, क्या दिक्कत है आपको जो आप इतना बेचैन हैं। तो न्यायाधीश जी कहते हैं बेटी विषय ही ऐसा है। तो लता कहती है कैसा विषय है पिताजी, आप हमें बताएं, हम कुछ मदद कर सकते हैं उसमें। तो न्यायाधीश जी कहते हैं नहीं नहीं आप कोई मदद नहीं कर सकती, विषय ही ऐसा है। तो लता कहती कम से कम एक बार आप विषय से अवगत तो कराएं। तो न्यायाधीश जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, राजकुमार मंत्री का लड़का और कोतवाल का लड़का ये शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज में से एक मोहरा गायब हो गया है, और उसी का केस राजा साहब ने हमारे पास ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारी समस्या यह है कि हम निर्णय करें तो कैसे करें, ये चूँकि बड़े लोग हैं। लता ने कहा तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है, ये तो क्षण मात्र का काम है, इसमें कितनी देर लगेगी, और हम जो अपराधी होगा उसको भी ढूंढ लेंगे, साथ ही साथ उनको एक सबक भी दे देंगे। ज्यों ही सबक की बात आई
न्यायाधीश जी विचलित हो गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटी, ऐसा संभव नहीं, आप नहीं जानती हैं, ये सब बड़े लोग हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। इन लोगों के निर्णय सुनाने से पहले बहुत कुछ चिंतन मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो लता ने कहा, पिताश्री आप विश्वास रखिए, मैं उचित निर्णय दूंगी और मेरे निर्णय से यह तीनों जो अभियुक्त या प्रतिवादी, जो कुछ इनको कहा जाए, जो भी ये तीनों हैं, ये तीनों भी संतुष्ट रहेंगे। साथ ही साथ सभी मेरे निर्णय से संतुष्ट रहेंगे और जो अपराधी होगा वह भी सामने आ जाएगा। अब समस्या ये आ रही थी, न्यायाधीश जी ने बताया कि समस्या ये आ रही है बेटी कि वह जो अपराधी हो उसका नाम भी बताने के लिए मना कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर नाम बता देंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और अगर उसकी बेइज्जती हुई या उसका अपमान हुआ तो ये हमारी मित्रता पर दाग लग जाएगा। अब समस्या ये है कि तीन में से कोई एक अपराधी है ही, अब उसका नाम भी नहीं लेना है, और शायद इसीलिए राजा साहब, मंत्री जी ने और कोतवाल साहब सब ने ये केस हमारे पास ट्रांसफ़र किया है, हमारे पास भेजा है। तो न्यायाधीश की बेटी लता कहती है कि पिताश्री आप चिंतित न हों और विचलित भी न हों, यह कुछ ही क्षणों के अंदर हम इस केस को फाइनल कर देंगे। ये निश्चित है कि अपराधी सामने होगा और हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। खैर, अपनी बेटी की योग्यता से हर बाप परिचित होता है, हर पिता परिचित होता है, और न्यायाधीश भी परिचित थे कि लता वास्तव में योग्य थी और साथ ही साथ वह अत्यंत रूपसी भी थी। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। तो लता ने कहा कि पिताश्री फिर उन तीनों को ही बुला लीजिए। तो न्यायाधीश जी ने इन तीनों ही लोगों को, प्रताप, विक्रम और आनंद को बुलाया और इनको बुला करके एक कक्ष में बैठाल दिया। जिस कक्ष में इनको बैठाला गया, कुछ समय के बाद उस कक्ष में एक सुंदर युवक आता है और उस युवक को देखकर ये तीनों ही विस्मित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये युवक नहीं है, यह तो अत्यंत रूपवान स्त्री है। विक्रम भी यही कहता है कि ये युवक नहीं है, ये एक रूपवान स्त्री है, ये तो सौंदर्य का प्रतीक है। आनंद कहता है यह तो एकदम अप्सरा जैसी है, लेकिन यह बुद्धिमान भी है। अब जब इन तीनों के मुख से इस तरह के शब्द लता सुनती है तो वह कहती है, हाँ, मैं वास्तव में एक स्त्री हूं और एक महिला पुरुषों के वस्त्र धारण करके मैं आई हूं। कुछ क्षण विश्राम करो, रुको, मैं भी आ रही हूं। वह पुनः जाती है और वह कपड़े उतार कर अपने वास्तविक कपड़ों में आती है। राजकुमार, मंत्री का बेटा और आनंद तीनों ही देखते हैं उसको, तो समझो मोहित जैसे होने लगते हैं। तो ये तीनों ही उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा इस तरह करते हैं जैसे स्वर्ग की सुंदरी हो, कोई राजकुमारी हो। इस तरह से के शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वह बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमत्ता को भी जान जाते हैं। जब तीनों के द्वारा इस तरह के हाव भाव और साथ ही साथ वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लता समझ जाती है कि ये तीनों सामान्य नहीं हैं,
इसका मतलब ये बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है अगर उसने चोरी की है तो उसके लिए वो मापदंड नहीं हो सकते हैं जो एक कम बुद्धि वाले अर्थात मंद बुद्धि के लिए जो मापदंड रखे जाएंगे वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान चतुराई से उनसे पार निकल जाएगा। तो लता ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी कि किसने वो मोहरा उठाया है, किसके पास है वो मोहरा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक दृष्टांत सुनना होगा, एक कथा सुननी होगी, और उस कहानी के माध्यम से मैं ये बता दूंगी कि किसके पास वो मोहरा है। जब कहानी की बात आई तो तीनों ही एग्री हो गए, तीनों सहमत हैं। प्रताप, विक्रम, आनंद तीनों सहमति में सिर हिला देते हैं और लता कहानी कहना आरंभ करती है। क्या है कहानी, उसे भी जानना आवश्यक है। तो एकदम एकाग्रचित्त होकर के लता की तरफ देखते हैं और लता कहानी कहती है। लता कहती है कि गंगा नदी के किनारे एक नगर था, और वह नगर के पास में एक गांव था। जो नगर था, नगर के पास में ही एक गांव था, और उस गांव में दो मित्र रहते थे। देखिए, वो तीनों मित्र हैं। अब लता कहानी सुना रही है कि दो मित्र रहते थे। एक मित्र जो पहला वाला था वह नगर के सेठ का बेटा था, जिसका नाम था राजू। और राजू क्या करता था, वह चित्रकारी करना जानता था, बहुत अच्छा चित्रकार था। साथ ही साथ अपने पिता का जो कारोबार था, उसके जो पिता का कारोबार था, उसमें वो हाथ बटाता था। दूसरा जो मित्र था उसका वो सरपंच का पुत्र था, और उसका नाम था मनोहर। मनोहर और राजू में बहुत ही गहरी मित्रता थी, सच्ची मित्रता जिसको कहते हैं। जहां राजू चित्रकारी करता था, अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटवाता था, वहीं मनोहर खेतीबाड़ी में भी सहयोग करता था अपने पिता का। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ घूमने जाते थे। गंगा नदी का किनारा था, वहाँ गर्मी के महीने में, गर्मी जब पूर्ण रूपेण पड़ती है, गर्मी के दिनों में वहाँ एक मेला लगता था, और भव्य मेला लगता था। मेला के अपने अपने रंग होते हैं। जैसे मेला में बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, मेला में तीरंदाज भी आते थे, मेला में तलवारबाज आते थे, मेला में तीतर बटेर लड़ाने वाले आते थे, मेला में झूले आते थे। अरे मतलब हर वो चीज़ आती थी, और उनके साथ साथ आते थे ठग, चोर, लुटेरे भी आते थे। मेला सब आते थे। उसी मेला में ये जो राजू है, इसके पिता जो कि नगर के सेठ थे, अपनी दुकान लगाते थे। राजू अपने मित्र मनोहर के साथ मेला में भ्रमण किया करता था, और थोड़ी बहुत देर के लिए दुकान पर बैठता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब मेला चल ही रहा था, राजू के पिता अचानक बीमार हो गए। अब दुकान तो खोलनी ही खोलनी थी, तो उन्होंने कहा कि राजू बेटा, आज तुम अकेले दुकान खोलोगे, और जब कोई काम तुम्हें अकेले करना हो, कोई जिम्मेदार ना हो, तुम्ही को स्वयं जिम्मेदार बना दिया जाए, तो स्वाभाविक था कि राजू आज दुकान से मेला घूमने के लिए नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में
जो मनोहर था उसको अकेले मेला घूमने के लिए जाना पड़ा। गया तो प्रसन्न मन से था, लेकिन जब उधर से आया तब उसका मन अत्यंत दुखी था। मित्र के मन को पढ़ लेता है, और राजू ने भी अपने मित्र मनोहर के मन को पढ़ लिया और उससे पूछा कि क्या बात है मित्र, तुम इतना परेशान क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, दुखी क्यों हो, क्या समस्या है? तो मनोहर ने बताया कि ऐ मेरे मित्र, मेरी यह समस्या कोई सामान्य समस्या नहीं है। राजू ने कहा, अरे बता, समस्या बताइए, हम आपकी मदद जो कर सकेंगे वो करेंगे, हम आपके मित्र हैं। तब मनोहर ने बताया, कहा मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है मेला में, मैं उस लड़की पर मोहित हो गया हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। तो राजू ने कहा, तो इसमें क्या बात है, तुम्हारा विवाह कराया जाएगा, तो चलो हम भी चलकर देखते हैं। राजू ने अपनी दुकान का जो गेट था वो बंद किया, शटर गिराया और चल दिया। दोनों मित्र जा रहे हैं, पूरा मेला छान मारा, कहीं पर भी वह रूपसी कन्या दिखाई नहीं पड़ी। अब जब वो दिखाई नहीं पड़ी तो मनोहर और ज्यादा व्याकुल होने लगा। वो राजू से कहता है कि देखो, इस लड़की के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं, वह मेरे लिए अब सबसे ज्यादा कीमती हो गई है और किसी भी तरह से वह मुझे मिलनी चाहिए, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। जब इस तरह का हठ अपने मित्र का राजू देखता है तो कहता है, तो परेशान मत होइए, अभी तो मेला चल ही रहा है, आज अगर नहीं मिली है तो अगले दिन किसी दिन मिलेगी ही, और जिस समय मिल जाएगी तो तुम्हारा विवाह कराना हमारी जिम्मेदारी है। खैर, उतने समय तो मनोहर राजू की बात मान लेता है और दोनों घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से मेला में ढूंढा जाता है, ढूंढते 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 मेला समाप्त हो जाता है और वह लड़की दोबारा ना ही मनोहर को दिखती है और ना ही राजू को। मनोहर बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि वो उठ चल नहीं पा रहा है। तब राजू उसके पास उससे कहता है कि हे मित्र, जिस लड़की की वजह से तुम इतने ज़्यादा व्याकुल हो, इस तरह से बीमार हो गए हो, तो मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा, वह जहाँ भी होगी मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा, आप मेरी मदद करें। तो मनोहर ने कहा, क्या मदद करें? तो राजू ने कहा कि तुम उसका हुलिया बताओ, मैं उसका एक चित्र बनाऊंगा। अच्छा, जिसके मन को मोह चुका हो सामने वाला चेहरा, उसको तो एक एक चीजें उसकी याद रहती हैं। मनोहर बताता गया, राजू चित्र बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। एकदम से जब चित्र बनकर तैयार हुआ तो वो तो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। मनोहर ने देखा, कहा, हाँ, वास्तव में यही वह लड़की है, जैसा तुमने चित्र बनाया है ऐसी ही वह लड़की है। तो राजू ने कहा, ठीक है, हम ढूंढते हैं। राजू ने उसको ढूंढना आरंभ किया। आस पड़ोस के गांव, शहर, कोई भी घर तक ऐसा बकाया नहीं रखा जहां वो न गया हो उस लड़की को ढूंढने। इधर मनोहर को भी आस है तो सांस है, ऐसी स्थिति मनोहर की थी। और मनोहर भी भले ही बीमार थे, लेकिन इस आस में जीवित था कि उसका मित्र उसको ढूंढकर अवश्य लाएगा, और जब उसको लेकर आएगा तो उसके साथ उसका विवाह होगा। वह उससे प्रेम करता है। मित्रों, राजू को ढूंढते 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 पूरा 1 वर्ष हो गया, कहीं नहीं मिली, वो लड़की ही नहीं मिली। राजू ने सारा एरिया छान मारा, जितनी दूरी तक वो जा सकता था उतनी दूरी तक गया,
और हर जगह तलाशा, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। जब नहीं मिली तो वो उसे सूचना मिली कि मेला एक बार फिर से लगने वाला है। तो राजू मेला में आया और उसने मेले में फिर से उस लड़की को ढूंढना आरंभ किया। मेला लगा, कब चला कब समाप्त हो गया, राजू ये जान ही नहीं पा रहा था। वो तो प्रतिदिन केवल और केवल उस लड़की को ढूंढ रहा था, जो लड़की उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। और उसका मित्र अपने मित्र का इंतजार कर रहा था कि कब उसका मित्र आएगा और उसके लिए वो लड़की लेकर आएगा जिससे वो प्रेम करता है। मित्रों, इसी बीच राजू के घर वालों ने सोचा, सेठ जी ने, कि अगर इसका विवाह नहीं किया गया तब तो ये निकम्मा नकारा निकल जाएगा। लोग इस क्या क्या समझेंगे, हमारी समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अपमानित होना पड़े उससे पहले इसके नाथ डाल देनी चाहिए, नाथ अर्थात इसका विवाह कर देना चाहिए। घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके उसका विवाह करा दिया। अब राजू ने उस लड़की को कभी नहीं देखा था। विवाह हो गया और विवाह के बाद जब वो विदा होकर के उनके घर आई तो पहली रात जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए गए तो ज्यों ही उसका घूंघट राजू ने उठाया और उसका चेहरा देखा तो चेहरा देखते ही वह 10 कदम पीछे चला गया और एकदम सन्न रह गया, अवाक रह गया, एकटक उसके चेहरे को देख रहा है। क्या है उसके चेहरे में, वो लड़की नहीं समझ पा रही थी। जब कुछ मिनट तक लगातार राजू उसको देखता रहा तब उसने कहा कि हे स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है जो आप इस तरह से हमें देख रहे हैं? तब राजू ने कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हमारी एक शर्त है। जिसका नया नया विवाह हुआ हो, नई नवेली दुल्हन हो और उसका पति पहले ही दिन उसके सामने शर्त रखे, तो आज की स्त्रियां तो थी नहीं, उसने मान ली। उसने कहा, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, आपकी हर शर्त हमारे लिए आदेश है। तब राजू ने अपने मित्र मनोहर की सारी कथा उसको बताई और कहा कि वो तुम्हारे प्रेम में ही पूरी तरह से बीमार है और वह किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, उसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। वह हमारा मित्र है और यदि वह जीवित न रह सका तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब ऐसी बात सामने आई उस कन्या के तो उसने कहा, क्या आज्ञा है आपकी? तो राजू ने कहा कि तुम्हें मनोहर के पास जाना होगा और मैं तुम्हारे जो ये 7 फेरे लिए हैं, सिंदूर भरा है, इन सारी चीज़ों से तुम्हें मुक्त करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण अधिकारों से आपको मुक्त करता हूँ और यदि तुम उसके पास चली जाओगी, उससे विवाह कर लोगी, तो जीवन भर तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर रहेगा। ये उपकार आपका मैं कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। वो लड़की उसी तरह से उठ करके रात्रि के समय में ही मनोहर के घर की ओर चल देती है, जैसा कि राजू ने उसे बताया था। जब वह रात्रि के समय चलती हुई जा रही है उस गांव की तरफ, तब रास्ते में चोर उचक्के नहीं होते हैं, लुटेरे, तो लुटेरे डाकू उसको देख लेते हैं। क्योंकि नया विवाह हुआ था तो आभूषण भी पहने हुए थी, तो उसको देख करके वो समझते हैं आज तो काम हो गया और उसको पकड़ लेते हैं।
तो वह कहती है कि आप आज मुझे अपने साथ ना ले चलें, हमें जाने दें, और इस समय किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं एक बार हो आऊँ, उसके बाद मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगी। लेकिन वो डाकू नहीं मानते हैं और उसको अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार से भी वो लड़की यही कहती है कि आप मुझे आज जाने दीजिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं वापस आऊंगी आपके पास। तो वो जो डाकुओं का सरदार था, उसके पास तो ऐसे बहाने वाले उसको अक्सर ही मिला करते होंगे। तो उसने कहा, ना ना, ये बहाने सब हमारे लिए पुराने हैं, ये कोई बहाना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तो उस लड़की ने कहा कि अगर मैं बहाना बनाती तो मैं अकेले नहीं आती। अगर रात्रि के समय मैं अकेले जा रही हूं तो जरूर इसमें कोई न कोई सच्चाई होगी। फिर आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। जब लड़की की इस तरह की हिम्मत देखी तो डाकुओं के सरदार का हृदय भी परिवर्तित होने लगा। तो उसने कहा, लेकिन वचन दीजिए कि तुम आओगी। तो उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं अवश्य आऊंगी। तो उस जो डाकुओं का सरदार था, उसने उसको जाने दिया और कहा, हमारे ये जाएंगे साथी और तुमको वहां तक छोड़ कर आएंगे। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं अकेले ही आई थी और अकेले ही जाऊंगी, हमारे साथ जाएगा कोई नहीं। खैर, जब वो राजी नहीं होती है तो उसको अकेले ही भेज देता है और अकेले वह चलती हुई मनोहर के घर पर पहुंचती है। उसके कक्ष में जो ही वह पहुंचती है, उसको देखकर मनोहर में एकदम नया उत्साह उत्पन्न हो जाता है। मनोहर उसको एकटक देखता रह जाता है, जिसके वो सपने सजा रहा था, जिसकी यादों में वो परेशान था, व्याधियों से घिर चुका था। आज वह उसके सामने स्वयं खड़ी थी और वह भी शादी का जोड़ा पहने हुए। मित्रों, तब उससे मनोहर पूछता है कि आप मेरे पास कैसे आई? आपको तो पता भी नहीं था कि मैं आपके प्रेम की वजह से मेरी यह स्थिति है। तब उस लड़की ने कहा कि जो उसके साथ खटा, किसके साथ शादी हुई, उसने पूरा वृत्तांत पीछे का बताया। जब उसका वृत्तांत सुना मनोहर ने, तो मनोहर से बर्दाश्त नहीं हुआ और मनोहर ने कहा कि वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है, क्योंकि वही एक मित्र है, सच्चा मित्र है। और अगर उसने मेरे लिए इतना त्याग किया है तो वह तुरंत ही उस लड़की के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो गई और मैं आपका भाई हूं। तुम राजू की ही पत्नी हो, तुम मेरी बहन हो गई। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और वहां से विदाई ले लेती है, क्योंकि वो वचन देकर आई है उन डाकुओं के सरदार को कि वो आएगी जरूर। अब भाई तो ऐसे विदा नहीं करेगा। तो मनोहर कहता है कि मैं कहने अहने और सारे देता है उनको, और उसके बाद कहता है हम भेज कर आएंगे, शान से विदाई होगी। तो वो कहती है, नहीं भैया, मैं आई अकेली थी और जाऊंगी भी अकेली ही। जब उसकी जिद हो जाती है, नहीं सुनती है किसी की, तब फिर मनोहर उसको दान दक्षिणा दे करके वहाँ से विदा करता है। जो कुछ उसके पास था, तो सोना चांदी और भी पहनती है और वहाँ से चल देती है। अब पहले से दोगुने आभूषण पहने हुए वह स्त्री उस डाकू के पास पहुंच जाती है, जो डाकुओं का सरदार था। सरदार विस्मित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या इस तरह की भी कोई लड़की हो सकती है, जो अपनी बात की इतनी पक्की हो, दिल की इतनी सच्ची हो
इतनी निर्भीक हो, इतनी बहादुर हो। सोचते सोचते वो पूछता है, लेकिन आप ये प्रकरण बताइए हमको, कहाँ गई थी? तो लड़की कहती है कि देखिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको जो हमारे आभूषण, धन इत्यादि लेना है वो ले लीजिए। तब उस डाकुओं का सरदार कहता है कि ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे ये जानकारी चाहिए कि इस तरह की बहादुर लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्या है राज इसके पीछे, रहस्य हमें जानना है। तब वो लड़की अपना पूरा रहस्य उसको बताती है। जब उसका रहस्य वो डाकुओं का सरदार, लुटेरों का सरदार सुनता है, तो देखिए जहां उसकी वृत्ति क्या थी, और आज वह उस लड़की को अपनी बेटी मान लेता है, और बेटी मान करके कहता है, मैं तुम जैसी बेटी को पाकर धन्य हो गया। अब वो लड़की अपने पिता के घर पर है, तो पिता के घर से भी तो ऐसे नहीं आ सकती है। पिता तो अपनी पुत्री को सब कुछ देना चाहता है, जितना कुछ उसके पास है। अब वो उस लड़की को अपने जितने भी लूटे हुए गहने थे सारे दे करके विदा करता है, तो वहाँ से अपने साथी भेजता है उसके साथ। तो वो लड़की मना कर देती है कि मैं अकेले ही आई थी और अकेले ही जाऊंगी। तो सरदार कहता है, नहीं बेटी, रुक जाइए 1-2 दिन। तो कहती है, नहीं पिताजी, क्योंकि हमारे मायके से लोग हमको लेने आ रहे होंगे, इसलिए मुझे आज ही रात पहुंचना है, कल वो आ जाएंगे सुबह। और उसी रात में वह लड़की एक बार फिर राजू के पास आती है और राजू को सारा वृत्तांत बताती है। जब राजू को सारा वृत्तांत पता चलता है, तो राजू ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद देता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो मैं आजीवन याद रखूंगा। इधर कहानी समाप्त होती है। उधर लता प्रताप, विक्रम और आनंद से प्रश्न करती है कि इसमें बताइए, सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया? तो प्रताप कहता है कि राजू ने बलिदान दिया, जो सेठ का लड़का है राजू, उसने बलिदान दिया। उसने अपनी विवाहित पत्नी को अपने मित्र के प्रेम की वजह से उसके पास भेज दिया। तब लता दूसरी तरफ इशारा करती है आनंद के सामने। तो आनंद कहता है कि नहीं, इसमें उसने क्या किया, वो वचन दे चुका था अपने मित्र को, और मित्र के लिए वो उसको तो ये करना ही करना था। किया तो उसने कि जिसके पास उसने भेजा था, और उसने बहन मान करके उसे पुनः उसको वापस कर दी। इसलिए मनोहर ने सबसे ज्यादा बलिदान किया, जो उसके प्रेम में रोगी हो चुका था, बीमार रहता था, और उसने स्वीकार नहीं किया अपने मित्र की वजह से। तब लता का इशारा विक्रम की तरफ जाता है और विक्रम से पूछती है। तो विक्रम कहता है, नहीं, इन दोनों का कोई त्याग नहीं, क्योंकि ये तो दोनों मित्र थे, और मित्र यदि मित्र के लिए त्याग करे तो वो त्याग नहीं कहा जाता, वो कर्तव्य कहा जाता है। त्याग तो उस सरदारों के लुटेरों के सरदार ने किया, जिसकी वृत्ति अलग थी, लेकिन उसने अपनी वृत्ति को बदल करके ही, अपनी आदत को बदल करके, अपने आचरण को बदल करके उस लड़की को पुत्री के रूप में माना। परिवर्तन उसमें हुआ। ज्यों ही विक्रम के शब्द समाप्त होते हैं, त्यों ही लता बोल देती है कि विक्रम, मोहरा दे दो, तुम्हारे पास ही है। विक्रम मोहरा निकाल कर दे भी देता है। जब विक्रम मोहरा निकाल कर देता है तो सारे अवाक रह जाते हैं कि आखिर लता को जानकारी कैसे हुई कि विक्रम के पास ही मोहरा है। तब वो पूछते हैं तो लता कहती है कि देखिए, जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वह व्यक्ति उसी का पक्ष लेता है।
आपका मित्र आपकी सोच जैसा ही हो सकता है, यदि उसकी सोच आप जैसी नहीं है तो वह आपका मित्र नहीं हो सकता है। आदत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जहां प्रताप की स्थिति थी कि वह अपने मित्र को अपने से अधिक मानता था, इस वजह से उसने राजू का सबसे ज़्यादा बलिदान कहा। वहीं आनंद ने मनोहर का बलिदान इसलिए कहा क्योंकि जिसकी वजह से वो इस दुनिया से जाने वाला था, अपने मित्र का वह है ऐसा जान करके उसने तुरंत ही ऐसा कार्य किया जिससे वो दोनों की हो गई, उसकी बहन और उसके मित्र की पत्नी। तो उसकी भी वृत्ति अच्छी थी, लेकिन लुटेरे की वृत्ति, जो लुटेरों का सरदार था, उसकी वृत्ति और विक्रम की वृत्ति आपस में मैच कर रही है।